हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 के रसायन विज्ञान चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो आपका चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाओं एवं समीकरण। तो इसमें क्या है कि रासायनिक अपक्रियाओं का मतलब हुआ कि जब किसी भी पदार्थ में कोई परिवर्तन होता है, मतलब जैसे वायु में कोई वस्तु रखी थी या पानी से जो भी परिवर्तन होगा वो हमारा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, और जिसे हम रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया जो पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों को परिवर्तन कर देता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोहे को बाहर जो है रख दो तो क्या होगा, उस पर जो है जंग लग जाती है। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये भी एक रासायनिक क्रिया है। और भी जैसे कोई दो पदार्थ लेकर के किसी उत्पाद को बनाया जाए तो वहां पे भी आपकी रासायनिक अपक्रिया होंगी। ठीक है, तो जैसे आप रासायनिक अपक्रिया बनाने के लिए दो समीकरण मान लीजिए, ले लीजिए दो पद। जैसे आप लेते हैं मैग्नीशियम, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम और जल के साथ, मैग्नीशियम और जल के साथ जब अपक्रिया होती है तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण के रूप में इन्हें बदलने के लिए हमें इनका जो है प्रतीक पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम क्या होता है, जल को किससे दिखाते हैं, या जो है सोडियम को किससे दिखाते हैं, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सब का प्रतीक आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये चीजें पता रहेंगी तो आप जो है समीकरण आसानी से बना लोगे। मान लीजिए इस टाइप से आपको दे दिया जाता है, कोई कहता है कि इन्हें रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए, तो इसके लिए आपको जो है सबसे ज्यादा जरूरत होगी इनके प्रतीक की। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम लिया गया है, अब मैग्नीशियम का पता होना चाहिए मैग्नीशियम होता क्या है, उसका प्रतीक क्या है। तो मैग्नीशियम का होता है जैसे कि यहाँ पे Mg, क्या होता है Mg, और जल का क्या होता है H2O। ये एरो का निशान हुआ, मतलब कि हमारी जो ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, मतलब इक्वल का काम करता है। इधर की जो चीजें हैं ये आपके अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। ठीक है, याद रखिएगा। और जो इधर मिल करके जो हमारा बनता है उसे प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। जैसे MgO2 मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए लिखेंगे हम MgO2, क्या लिखेंगे, MgO। ठीक है, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ये हो जाएगा MgO का। अब यहाँ पे ये देखिए, क्या ये समीकरण जो है संतुलित हैं। जैसे देखिए मैग्नीशियम के एक अणु, हाइड्रोजन के यहाँ दो अणु हैं, हाइड्रोजन के दो अणु हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, एक इधर और एक इधर। ये हमारे रासायनिक समीकरण क्या हैं, संतुलित हैं। ये आपका इधर का हो जाएगा उत्पाद, क्या हो जाएगा, उत्पाद। तो इधर जो भी जिसे भी हम दो रासायनिक पदार्थों को जब भी हम अपक्रिया कराते हैं तो वो जिसको लेंगे वो हमारा अभिकारक कहलाता है, और जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई और छोटा सा एग्जांपल ले लें। मान लीजिए मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड तभी बनेगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO। अब यहाँ पे देखो, क्या ये समीकरण संतुलित हैं। संतुलित का मतलब हुआ कि जितने भी पदों की संख्या इधर है, मतलब परमाणु के पदों की संख्या जितनी इधर है उधर उतनी भी होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे Mg अकेला है, इधर Mg की जो संख्या है वो क्या है, Mg की संख्या इधर 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। देखो O2 लिखा है ना, इधर आ जाओ MgO, इधर M जो है Mg इधर 1 है, और ऑक्सीजन भी क्या है, अकेला है। तो क्या ये समीकरण संतुलित हैं। जैसे इधर का अगर योग करोगे तो 2 1 3 आएगा, और इधर का योग करोगे तो 2 ही होगा। तो क्या ये दोनों 3 और 2 बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। तो इसके लिए जब तक आपका समीकरण संतुलित नहीं हो, मतलब दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या जब तक नहीं बराबर होगी तब तक जो है आपका समीकरण सही नहीं माना जाएगा, वो गलत ही होगा। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे उत्पाद में आप किससे मल्टीप्लाई करा दो या गुणा करा दो या भाग करा दो कि हमारा जो है इधर भी 3 हो जाए। ठीक है, या इधर 3 हो जाए, दोनों पक्ष कुल मिलाकर के आपको बराबर करना है। इधर ये आपका है LHS, इसे हम LHS कहते हैं, और इधर का RHS कहते हैं। तो LHS और RHS दोनों क्या होने चाहिए,
बराबर होने चाहिए, तभी आपका जो है समीकरण संतुलित होगा। तो संतुलित करने के लिए चलो देखो, जैसे हम यहाँ पे MgO2, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। देखो ऑक्सीजन, यहाँ जो भी हम गुणा भाग कराते हैं वो परमाणुओं के आगे ही कराएंगे, ना तो बीच में कराएंगे और ना ही उसके जो है पीछे कराएंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या हमें बराबर करनी है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे आगे हम 2 से गुणा करा देंगे। अब देखो, जब 2 से हम यहाँ गुणा कराए तो 2 MgO। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ये जो 2 से गुणा हुआ है Mg के लिए भी है वो। अब यहाँ पे Mg कितना आ गया, Mg अब आपका 2 आ गया, और ऑक्सीजन कितने आ गए, 2 आ गए। अब देखा जाए तो ऑक्सीजन 2 और मैग्नीशियम भी 2, लेकिन इधर मैग्नीशियम 1 है, तो इधर क्या किया जाए, अगर यहाँ मैग्नीशियम में हम 2 से गुणा करा दें, 2 मैग्नीशियम हुआ और 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, मतलब कि ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब दोनों तरफ, मतलब इधर भी परमाणु की संख्या कुल 4 है और इधर भी कुल परमाणु की संख्या क्या है, हमारी 4 है। तो इस तरह से ये हमारे समीकरण जो है संतुलित हो गए। जैसे एक समीकरण और लिख रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे आप ले लीजिए मेथेन को जो है ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करवाइए, मेथेन की ऑक्सीजन के साथ, मेथेन प्लस ऑक्सीजन के साथ जब इनकी अब क्रिया होगी तो ये बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड और जो है आपके जल बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब इधर देखो, अब यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से आपको कोई समीकरण दे देता है और कहता है कि रासायनिक समीकरण में संतुलित कीजिए या रासायनिक समीकरण इनका बना करके दीजिए। ठीक है, तो मेथेन के लिए अब मेथेन का फार्मूला पता होना चाहिए। मेथेन जो होता है वो C4 होता है, CH4। मेथेन के लिए हम क्या लिखते हैं, CH4। कार्बनों की संख्या के आधार पर नामकरण दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे एक कार्बन है तो मेथेन होगा, 2 कार्बन है तो एथेन, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, इसी तरह से होते हैं। IUPAC नाम जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको पूरा विरोध बताएंगे। ठीक है, अब ये CH4 हुआ और ऑक्सीजन को हम O नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे गैस के रूप में है, इसलिए O2 लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन है और क्या है, ऑक्साइड है। ऑक्साइड के कितने, ऑक्सीजन के कितने अणु रहेंगे यहाँ पे, 2, तो यहाँ पे बनेगा CO2। तो देखो कार्बन जहाँ पे 2 अणु है उसको हम डाई लगा करके पढ़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में ये आपका जल यानी H2O लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखो कि क्या इनके समीकरण संतुलित हैं, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है। चलो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, ठीक, इधर भी जो है कार्बन क्या है, 1 है, कार्बन तो बराबर हुआ। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 2 हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 और 1 ये 3। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3। तो क्या जो है सभी के परमाणुओं की संख्या जो है, जितने भी इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सबकी बराबर है, नहीं है, दोनों पक्ष RHS और LHS इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, वही किसी से भी गुणा और भाग करा सकते हो स्वतंत्र, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 1 लो या 2 लो, कुल मिलाकर के आपको बराबर करना है तो कुछ भी लेकर के गुणा करा दो। ठीक है, अब कार्बन 1 है, कार्बन तो भाई बराबर है, कार्बन में कुछ नहीं करेंगे। हाइड्रोजन को देखो 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन को 4 है, यहाँ पे 2 से अगर गुणा करा दिया जाए, ये देखो 2 से गुणा करा दिए, 2 दूना 4। अब ये हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, 2 से 4 हो गया। नहीं, इस तरह देखो हाइड्रोजनों की संख्या यहाँ पे हमारा क्या हो गई, 4 हो गई। अब इधर ऑक्सीजन की संख्या देखिए, ये 2 से गुणा हुआ मतलब ऑक्सीजन में भी हुआ, तो 2 और 2 ये 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, इधर हमारे ऑक्सीजन हो गए 4। अब इधर भी 4 करो, यहाँ पे अगर 2 से गुणा करा दिया जाए, इधर भी ऑक्सीजन 4। चलो इधर भी जो है हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई, और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई हमारी, 4 हो गई। अब कार्बन तो आपके बराबर थे ही, कार्बन 1 था, कार्बन दोनों तरफ कार्बन 1 हो गया, और इधर भी कार्बन क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरह से हमारा जो समीकरण होगा वो संतुलित हो गया। जरा देखो हाइड्रोजनों की संख्या 4, H4, H2 और ये 2 से गुणा, 4 हाइड्रोजन हुए। चलो कार्बन देखते हैं, कार्बन अकेला है, कार्बन इधर भी अकेला,
कार्बन कार्बन बराबर हो गए। फिर उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 दूना 4 ऑक्सीजन, और ये 2 इधर का और 2 ये वाला और 2 ये, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ये 4 और 2 दूना 4, ऑक्सीजन भी हमारे 4 हो गए। अब ये तो बात हो गई। अब आप ये भी जानिए, पता करिए कि आपके जो भी तत्व हैं वो ठोस हैं मतलब सॉलिड हैं, या गैस अवस्था में है कि लिक्विड हैं, क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे CH4 क्या है, CH4 आपकी एक मेथेन गैस होती है। इनको लिखने के लिए जैसे किसी को दिखाना हो कि हाँ CH4 क्या है, O2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जल क्या है, गैस है, ठोस है, जो कुछ भी हो, समझे। तो यहाँ पे हम इनसे पहले जो है लिखते हैं। अगर G लिखा है तो समझिए CH4 आपका क्या है, गैस है। O2 क्या है, ये भी गैस है, इनके पीछे भी G लगा दो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये भी गैस है, इनके पीछे H2O क्या है, ये भी जल है। आपका जब इन्हें वाष्पित करोगे ये भी गैस के रूप में उड़ जाएंगे, इसलिए इनको गैस से ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा शुद्ध समीकरण एकदम बनता है इस तरह से। कहीं पे भी अगर इस तरह से समीकरण पाओगे तो ये आपका संतुलित और एकदम जो है कंप्लीट समीकरण कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण लिखने की विधि भी। अगर रासायनिक समीकरण लिखना हो उनको इसी तरह से हम लिख भी सकते हैं। इसी में जो है आपका रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना और रासायनिक समीकरण को लिखना, किस तरह से हम लिखते हैं, ये दोनों चीजें इसी में हो गई हैं। रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, जैसे दो पदार्थ को लेकर के जब इनका जो है एक निश्चित अनुपात में अपक्रिया कराई जाती है या मिलाया जाता है, क्या होता है, हमारा रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। सिंपल सा उदाहरण ले सकते हो कि जैसे हम लोहे को जो है बाहर खुला छोड़ दें तो क्या होगा, कुछ दिन बाद उस पर जंग लग जाएगी, ठीक है। तो ये सब हमारे जो है जो भी परिवर्तन होते हैं ये हमारे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखो और लाइक शेयर जरूर करो। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ये बताएंगे, ठीक।